मोदी हराओ की मैथमेटिक्स के लिए आज सारी ट्रिक्स एक मंच पर देखने को मिली। मोदी विरोधी मोर्चा में पर्चा राहुल गांधी का था और खर्चा नीतीश कुमार का। फोटो सेशन की उम्मीद थी, लेकिन सारे पीएम कैंडिडेट सेल्फी लेते ही नजर आए। कोई किसी के फ्रेम में शामिल नहीं हुआ, सब अपनी अपनी सेल्फी ले रहे थे और अपनी अपनी डीपी लगा रहे थे। कुर्बानी और बलिदान के नारे तो बहुत लग रहे थे, लेकिन आगे कोई क्यों नहीं आ रहा? विपक्षी एकता के फॉर्मूले में कौन क्या अर्थ ढूंढ रहा है, कौन क्या स्वार्थ ढूंढ रहा है? इस रिपोर्ट से आपको समझ में आएगा कि विपक्षी एकता की बात करना तो आसान है, लेकिन उसे सियासी धरातल पर उतारना कितना मुश्किल है। इस रिपोर्ट में समझिए। कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा। ये लड़ाई है। एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। अरे राहुल बाबा, विरोध करते करते आपका स्वभाव ही विरोध का बन गया है। देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। 2024 के लिए मैदान सज गया है। एक तरफ बीजेपी का राष्ट्रवाद है और दूसरी तरफ विपक्ष का परिवारवाद। पटना में आज मोदी के खिलाफ 15 विपक्षी दलों ने मजमा लगाया। हर गिले शिकवे को भुलाकर मोदी से लड़ने के लिए एक दूसरे को गले लगाया, पूरा माहौल बनाया। लेकिन विपक्ष की इस बारात का दूल्हा कौन बनेगा, किसी ने नहीं बताया। और काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है, और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहां लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। जरा विपक्ष की एकता की इस तस्वीर पर गौर करिए। राहुल गांधी को इस वक्त गांधी परिवार और पीएम की कुर्सी की चिंता है। लालू यादव को भ्रष्टाचार के केस, आरजेडी और अपने परिवार के भविष्य की चिंता है। शरद पवार को महाराष्ट्र में एनसीपी के भविष्य और पवार परिवार की चिंता है। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी और यादव परिवार की चिंता है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वाले ऑर्डिनेंस ने टेंशन में डाल रखा है। उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे के हाथों में जाती बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना की चिंता है। हेमंत सोरेन को झारखंड में अपनी पार्टी और परिवार की चिंता है। कुल मिलाकर कहें तो इन सभी दलों को
ईडी और सीबीआई की चिंता है, जिसने लाख विरोध के बावजूद इन सभी दुर्विरोधियों को मोदी के खिलाफ एक मंच पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। ये पटना की डिफेंस डील जानते क्या है? इसमें कोयला घोटाले वाले भी शामिल हैं और दारू घोटाले वाले भी शामिल हैं और भर्ती घोटाले वाले भी शामिल हैं और चारा घोटाले वाले के साथ बैठ के ये अपने अपने घोटालों की डिफेंस डील करने में लगे हुए हैं कि सब अपना अपना बचाव कैसे करें। मगर अफसोस ये है कि इनके बीच की जो पुल है ना, वो उतना ही कमजोर है जितना बिहार का वो पुल था जो बह गया। उतनी ही दरारें हैं जितनी बिहार की उस पुल में थी। वो भी 2-2 बार बना था और ढह गया। और सौरभ जी, अब तो मांझी भी इनका साथ छोड़ के चला गया। अब तो पुल भी टूट गया, मांझी भी छोड़ गया। अब आपके राहुल भैया की नैया कैसे पार लगेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के रडार पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। एनसीपी नेता शरद पवार मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच के दायरे में हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी मंत्री शराब घोटाले में फंसे हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी कोयला तस्करी में ईडी के रडार पर हैं। लालू यादव चारा घोटाला और जमीन के बदले नौकरी केस में ईडी के रडार पर हैं। तेजस्वी यादव भी जमीन के बदले नौकरी के केस में ईडी के रडार पर हैं। उद्धव ठाकरे के करीबियों पर भ्रष्टाचार के मामलों में छापेमारी हो रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर खनन लीज केस में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। अखिलेश यादव और उनके करीबियों पर भी लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसने राजनीति के धुर विरोधियों को मोदी के खिलाफ एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा, ये लड़ाई है। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। क्या 84 के दंगों के माध्यम से गांधी खानदान ने मोहब्बत का इजहार किया था? क्या यूनिवर्सिटी में जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा देके गांधी खानदान ने मोहब्बत का इजहार किया था? क्या देश में आपातकाल लगा के मीसा में निर्दोष हिंदुस्तानियों को जेल में डालकर आपातकाल के वक्त निर्दोष औरतों का बलात्कार करवाकर गांधी खानदान ने मोहब्बत का इजहार किया था? क्या पेड़ गिरना और धरती का कांपना मोहब्बत का इजहार है? 2024 के पहले विपक्षी एकता की इस तस्वीर को देखकर जिगर मुरादाबादी का शेर एकदम सटीक साबित होता है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष की एकता की ये तस्वीर देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसमें इतना इफ और बट है जिसका आंसर किसी के पास नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है, जिस नेता की दादी ने लालू और नीतीश को 20-20 महीने जेल की हवा खिलाई, आज वो नेता राहुल गांधी के साथ गलवैया कर रहे हैं। कांग्रेस भी अपनी नियति और नीयत पर काम कर रही है। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे ये 23 तारीख को सारे पटना में ये गलवाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार
पूरे 20 महीने जेल की सीटों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, इसकी यात्रा मुझे दिखाई देती है। मैंने देखा अभी अभी पता चला कि उद्धव ठाकरे पटना की धरती पर लैंड कर गए। ये हिंदू शिवसेना, ये हिंदुओं की बात करने वाले, इनके पिता हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, अगर कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आज बाला साहब ठाकरे सोचते होंगे किसी और ने नहीं, उनके बेटे ने ही उनकी दुकान बंद कर दी है। जेपी नड्डा ने लालू यादव का जिक्र किया। लालू यादव आपातकाल को मिलाकर अब तक 6 बार जेल की यात्राएं कर चुके हैं। हालांकि लालू इकलौते ऐसे नेता हैं जो हमेशा से मोदी विरोधी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पटना में विपक्षी एकता की मीटिंग का नेतृत्व तो भले ही नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन इसके सूत्रधार कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ही हैं। मोदी के लिए विपक्षी एकता कितनी बड़ी चुनौती है, इसे समझने के लिए लोकसभा का मौजूदा ग्राफ भी समझ लीजिए। लोकसभा में बीजेपी के पास 303 सीटें हैं। विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल दलों में से सबसे ज्यादा 53 सीटें कांग्रेस के पास हैं। आरजेडी, सीपीआई-एमएल और पीडीपी के पास लोकसभा में 0 सीटें हैं। इसके अलावा अन्य 11 दलों के पास 100 सीटें हैं। इन सबको भी अगर जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा होता है 153। मतलब 15 विपक्षी दलों की एकता मोदी के आधे सांसदों के बराबर होती है। और आज बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर विपक्ष का बीपी बढ़ा दिया है। अमित शाह ने 2024 में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर दिया है। शाह के इस दावे ने विपक्ष की नींद को उड़ाकर रख दिया है। इन लोगों को विरोध की ही राजनीति करनी है। मित्रों, आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। और राहुल बाबा हमेशा विरोध कर, धारा 370 हटानी है तो विरोध करेंगे, राम मंदिर बनाना है तो विरोध करेंगे, ट्रिपल तलाक हटाना है तो विरोध करेंगे। अरे राहुल बाबा, विरोध करते करते आपका स्वभाव ही विरोध का बन गया है। अब सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता करने वाली इस तस्वीर को भी देखिए। एक वक्त था जब बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन को लेकर शिवसेना ने सवाल उठाए थे, लेकिन आज बात मोदी विरोध की है। शिंदे के हाथ में जाती शिवसेना को बचाने की है। इसलिए उद्धव ठाकरे को पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं है। हालांकि उद्धव ठाकरे के लिए कोई नई बात नहीं है। और सब ये भी जानते हैं कि हम अलग अलग पार्टी के नेता हैं, स्वाभाविक है, हमारी विचारधारा अलग है, कुछ मतलब भिन्नता हो भी सकती है, लेकिन देश एक है। और इस देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं। और इसके आगे जब भी जो भी हमारे देश के प्रजातंत्र पर आघात करेगा, उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे। इन्होंने नाम तो दिया है मोदी हटाओ का, लेकिन ये जो गठबंधन हो रहा है ये परिवार बचाओ का गठबंधन है। सारी परिवारवादी पार्टियां एक साथ मिलकर अपने परिवार को बचाने के लिए गठबंधन कर रही है। और मैं तो देखकर इस बात पर अचंभित भी हूं
कि जो उद्धव ठाकरे जी रोज हम पर तंज कसते थे कि आप लोग महबूबा मुफ्ती के साथ गए, आप महबूबा मुफ्ती के साथ गए, अभी वो महबूबा मुफ्ती जी के बाजू में बैठकर अलायंस करने की बात वहां पर कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।